अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज पूरा दिन इलेक्शंस के मामले पर टू एंड फ्रो होता रहा और बिल आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर अब से कुछ देर पहले ऐसा मालूम होता है कि अब वहीं पर बॉल चली गई है, उसी कोर्ट में, उसी सुप्रीम कोर्ट में जहां पर हम पहले से तवक्को रख रहे थे कि अल्टीमेटली शायद ये मामला अब लेजिस्प्रूडेंस से ही हल होगा और ज्यूरिस्प्रूडेंस से हल होगा। लेजिस्प्रूडेंस तो पीछे रह गई। तो यही मामला अभी होता हुआ नजर आया है। आज खुद नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, 9 रुकनी बेंच इस पर तश्कील कर दिया गया है। कल इसकी समाअत भी मुकर्रर कर दी गई है और 2 सूबाई असेंबलीज में इलेक्शंस कब होंगे, अब ये मुअम्मा एक दफा फिर, क्योंकि हमारे सियासतदान नाकाम हो गए आपस में ये मामला इत्तेफाक राय से हल करने में, तो लिहाजा ये फिर जो मामला है वो अदालत चला गया है। अब होगा क्या कि इसके अलावा कहा जाएगा कि जी हर मामले में अदालत आ जाते हैं और सियासतदानों को काम नहीं करने दिया जाता वगैरह वगैरह। लेकिन ये बहुत एक गौर तलब सवाल है कि अगर सियासतदान अपने तौर पर ये मामला हल कर चुके होते, इदारे अपने तौर पर ये मामला हल कर चुके होते, तो शायद इस चीज की नौबत ना आती। इसके ऊपर ऑब्वियसली नाजरीन सबसे सरे फहरिस्त बात रहेगी और जेल भरो तहरीक भी जोरों शोर से जारी है और उस सिलसिले में आज बड़ी गिरफ्तारियां सामने आई हैं, बिलखुसूस लाहौर से जिसका आगाज हुआ है। इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले खिताब भी किया है और उन्होंने भी कहा है कि अब जो है अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस ना कराए गए तो पूरी कौम को मुल्क में बाहर निकलने और पावर स्ट्रेंथ का मुजाहरा करने का भी इमरान खान साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस नहीं होते तो इसका मतलब ये कि इस मुल्क में जंगल का कानून राइज है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर लीडरान ने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। पुलिस वैन में बड़ा ये एक जोरों शोर से ये पूरा आज हमने शोर देखा, आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। गिरफ्तारियों के साथ साथ जो मीडिया के शॉट्स हैं, साउंड बाइट्स हैं, वो भी दिए जाते रहे और ये आप देख रहे हैं विक्ट्री साइंस भी फ्लैश किए जाते रहे। ये तमाम तर मामला चलता रहा। अब नाजरीन हुकूमत वक्त की तरफ से ये कहा गया है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि खवातीन और जो गरीब कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारी ना दी जाए। पीटीआई से ये सवाल पूछना लाजिम व मलजूम होगा कि अगर खान साहब की अपनी हिफाजती जमानत मंजूर हुई भी है और वो दीगर को तमाम को एनकरेज कर रहे हैं कि अपनी गिरफ्तारियां दें, तो क्या खान साहब की अपनी गिरफ्तारी इस पूरे जेल भरो तहरीक का हिस्सा है या हिस्सा कभी भी नहीं है? इसके ऊपर बड़ा जरूरी सवाल है। दूसरी तरफ नाजरीन हुकूमत वक्त से भी सवाल है कि आज बहुत काबिल सताइश इकदाम हमें पूरी काबीना की तरफ से नजर आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके हमरा दीगर काबीना के अरकान मौजूद थे जिन्होंने बहुत अच्छे ऐलानात किए हैं कि तनख्वाहें नहीं ली जाएंगी, गाड़ियां वापस की जाएंगी, पेट्रोल कम किया जाएगा जो उनको सरकारी तौर पर दिया जाता है। साथ साथ इकोनॉमी क्लास में जब भी बैरून मुल्क भी अगर सफर करना हो तो इकोनॉमी क्लास का इंतखाब किया जाएगा वगैरह वगैरह। अच्छे फैसले हैं, लेकिन क्या ये फैसले लाने में या करने में बहुत देर नहीं हो गई? और ये भी याद रहे कि ये एक बहुत भारी भरकम काबीना के किए हुए फैसले हैं, तो ये भी एक बड़ा जरूरी और क्रिटिकल सवाल है जो कि इस हवाले से किया जाएगा। इस वक्त हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अपने लोएस्ट एवर एप पर हैं। ये फैसले अगर पहले कर लिए जाते क्या ये अभी मुल्क के लिए बेहतर ना होता? और अब अगर ये फैसले किए गए हैं क्या इनका अब हमें कोई फायदा मिल पाएगा जब हम बहुत ही एक निचले नहज पर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से पहुंच चुके हैं? तमाम मामले पर बात करेंगे। यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ फरमाए जनाब बिलाल कियानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ड। तमाम मामला पर हुकूमत वक्त PMLN के नैरेटिव्स हमारे साथ रहेंगे, बहुत देरीना साथी हैं अपनी पार्टी लीडरशिप के और शाना बशाना रहे हैं हमेशा। वेलकम बिलाल साहब, बहुत आपका शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहिबा नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टॉलवर्ड हमारे साथ हैं और तमाम मामले पर अपनी जमात का, ऑपोजिशन की सबसे आर्च जमात PTI का नैरेटिव हमारे साथ रखेंगी। लाहौर में ही चूंकि आप मौजूद हैं तो अंदलीब साहिबा वहां हमें ऑन ग्राउंड भी बताएंगी कि ये जेल भरो तहरीक इख्तिताम पजीर इन योर व्यू किन नताइज या किन रिजल्ट्स के साथ होगी जो आपको लगेगा कि आपने इसे जो आप चाहते थे नताइज वो अखज कर लिए हैं, और क्या खान साहब की इसमें गिरफ्तारी भी ऑन द कार्ड्स है या नहीं? वेरी वार्म वेलकम टू यू टू अंदलीब अब्बास साहिबा। नाजरीन जनरल अमजद शुएब साहब तमाम मामले पर तजज़िये तबसरे के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तमाम मामला पर आपका जो एक व्यू है वो यकीनन इस पूरी बात को एक नॉन पार्टिजन सिमत देने की हम आपसे कोशिश करेंगे। वेलकम सर, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। ज़ाहिर डिफेंस एज वेल एज जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, क्योंकि PTI तो कह रहे हैं कि खाना जंगी तक बात जा सकती है अगर इलेक्शंस ना करवाए गए तो इसके ऊपर भी जानेंगे क्योंकि ये भी हमारे मुल्की दिफा से बहुत करीबी तरह से ताल्लुक रखते हैं। आपका भी बहुत सर वार्म वेलकम जनरल साहब। बात का आगाज आपसे करना चाहूंगी बिलाल कियानी साहब, आप पूरी बात को अब क्या समझते हैं? क्या देर नहीं हो गई? आपने मईशत के अहवाल पर बहुत क्लोजली काम किया है, अभी भी कर रहे हैं हुकूमत वक्त के साथ। इन तमाम इकदाम का जब 2 बिलियन से भी कम हमारे रिजर्व्स रह गए, कोई फायदा मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गुजारिश ये कि
جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے تو جس ٹائم پہ موجودہ حکومت نے یہ کمان سنبھالی اس ٹائم پہ آلریڈی عمران خان صاحب کی حکومت ڈیفالٹ کے نہج پہ معیشت کو چھوڑ گئی تھی، اور نہ صرف چھوڑ کے گئی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے دھکیلا. جب کو ان کو حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو نومبر 2021 میں جو انہوں نے خود شوکت ترین صاحب نے ایک اگریمنٹ کی تھی IMF کے ساتھ، جو ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، ابھی بھی آپ ویب سائٹ سے لے سکتی ہیں. اس کے اندر جو انہوں نے خود شرائط طے کی تھی پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے، بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے، انہوں نے اس کے خلاف وہ خود گئے، اور انہوں نے یہ مارچ میں جب ان کو حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے وہ سارے وعدے خلافی خود کی. انہوں نے کہا، اور IMF کو اعتماد میں لیے بغیر یہ کام کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی کرسی جانے والی ہے، ان کی حکومت جانے والی ہے. تو انہوں نے کہا جی معیشت کو بالکل ہم ڈیفالٹ کی طرف پھینک جائیں. ایک پاپولسٹ میجر اناؤنس کیا، اور بالکل یہ جانتے ہوئے کہ ریزروز لو ہیں اس کے باوجود، اور یہ کہ اگر IMF کا پروگرام اس ٹائم پہ نہیں جاری رہے گا تو آگے ڈیفالٹ کی طرف ملک جا سکتے ہیں، مگر انہوں نے پرواہ نہ کی اور وہ اس ٹائم پہ یہ قدم اٹھا گئے. تو ان حالات کے اندر موجودہ حکومت نے حالات سنبھالے، آتے ہی IMF کے ساتھ ڈسکشن شروع کی، اور جب IMF کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو PTI کی گورنمنٹ بنا گئی تھی، جب وہ اس کو ہم نے پھر سے اس کو جب برج کیا اس گیپ کو، تو اس کے بعد جب پروگرام ریوائو بھی کرنے لگے تو ثابت ہو گیا کہ کس طرح عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم ڈیفالٹ چاہتی تھی. کیونکہ مجھے اگر آپ اجازت دیجیے جی، کیونکہ جب پروگرام ریوائو ہونے لگا تھا تو شوکت ترین صاحب کی آڈیو لیکس جو بعد میں آئی، ہمیں نظر آیا کہ کس طرح ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہوئی، تیمور جھگڑا صاحب کو کال کر کے، محسن لغاری صاحب کو کال کر کے، کہ سبوٹاج کی جائے وہ جو ایک جو ہماری نیگوسیشن IMF کے ساتھ چل رہی تھی. تو ان حالات میں ہم نے معیشت سنبھالی. دیکھیے، بات کرنے کا مقصد یہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ اگر اس موجودہ حکومت نے وہ اقدامات اس ٹائم پہ نہ اٹھائے ہوتے اور وہ میجرز نہ لیے ہوتے جو پچھلے 10-11 ماہ میں لیے ہیں، تو یہ معیشت آلریڈی پچھلی گرمیوں میں ڈیفالٹ کر گئی ہوتی. اور ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا کہ پیٹرول آپ کو 400-500 روپے لیٹر پہ بھی 5 لیٹر آپ کو پیٹرول نہ ملتا، 5-5 دن قطاروں میں گاڑی کھڑی کرنا پڑتی، جس طرح سری لنکا میں لوگوں نے کیا ہے. 2-3 دن بزرگوں کو اور خواتین کو کوکنگ گیس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا. یہاں پہ پیٹرول اور دوائیوں جیسی چیزوں کی قلت ہوتی، اور آپ کا فائنینشیل نظام ملک کا دنیا کے فائنینشیل نظام سے بالکل علیحدہ ہو چکا ہوتا. بلال صاحب ایک بات کا جواب فرماتے ہیں اسی کنٹینیوٹی میں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں. میں ویٹ یہی کری تھی کہ آپ تمام اپنی وہ بات کر کے پھر اس پوائنٹ پر آئیں. آپ نے کہا ہم پہلے ہی ڈیفالٹ کر گئے ہوتے، اور آپ کی طرف سے، آپ کی حکومت کی طرف سے جو بیانیہ ہے کہ جنہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے اس ملک کو، آپ نے ان کے ساتھ بھی بڑا قریبی کام کیا ہے، یعنی کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، اور اب وہ سب سے کریٹیکل ویوز رکھتے ہیں. غالباً PTI سے زیادہ کریٹیکل ویوز تو ان کے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں. دیکھیے، ان کے اپنے کچھ پرسنل، ان کا ایک اپنا ٹینیور گزرا، اس کے بعد ابھی ہمارے موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو دونوں نے ہی IMF کا پروگرام لے کے چلے ہیں. ہاں، اور یقیناً کچھ پالیسی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، وہ دونوں فائنانس منسٹرز کی کچھ پالیسی، جی، مگر دونوں نے اپنے پوری ایفرٹس کر کے، اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے، اور جو بھی ان کے ذہن میں ایک نقشہ تھا اس کے مطابق IMF کے ساتھ ایک پروگرام کو ریوائیو کر کے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کو شور کرنے کی کوشش کی. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے، ہم نے 3 چیزیں بیلنس کرنی تھی. ایک، آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ خراب ہوا تھا، اور آپ نے فورن ایکسچینج ریزروز کی جو کریٹیکل پوزیشن تھی ہم نے اس کو بحال کرنا تھا، اس لیے IMF کا پروگرام بھی ریوائیو کرنا تھا. ساتھ ہی ساتھ کوشش کرنی تھی کہ جو بڑے بڑے خسارے یہ چھوڑ کے گئے، جو IMF کے ساتھ بھی ہم نے معاہدے میں رکھا ہے کہ ہم نے ان کو کم کرنا ہے، وہ خسارے بھی کم ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ جتنا میکسیمم ہو سکے عوام کے اوپر، اور خاص طور پہ پسے ہوئے طبقات جو ہماری لوور انکم کلاسز ہیں ان پہ کم سے کم بوجھ ہو. اور تیسری چیز، جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں ان کے وہی ہم میکسیمم ریلیف فراہم کر سکیں. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ IMF کے ساتھ جو ابھی بھی یہ پروگرام ابھی جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ جلد سٹاف لیول اگریمنٹ بھی آ جائے گی، فائنانس بل بھی پاس ہو، کیونکہ ابھی بھی کچھ IMF کے ساتھ کوئی فائنانس نہیں، انشاءاللہ جی ہو، آپ نے دیکھا فائنانس بل بھی پاس ہو گیا. ایکچولی ان ریئلٹی جو اس کا بوجھ آیا ہے وہ عام عوام پر آیا ہے. GST اپلائز آن ایوری کامنر. جی ہمیں جی کچھ ایسے اقدامات یقیناً، دیکھیے، ایک بہت بڑا خسارہ PTI کی حکومت چھوڑ کے گئی، اور ایک بہت ہی بیڈلی نیگوشیٹڈ پروگرام چھوڑ کے گئی. ہم اسی کو ایمینڈ کر کے چلانے کی کوشش کریں. اور مگر میں اس میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت میں بھی حکومت نے ان حالات میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرامز جو کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیتے ہیں لوور طبقات کو، اس کو بھی ہم نے ابھی بھی 360 ارب سے 400 ارب پہ اضافہ کیا. میں اس معاملے پہ دوبارہ آتی ہوں کیونکہ یہ PTI کا بھی اس میں ایک ظاہر نیریٹو ہے. وہ کہتے ہیں لنگر خانے بند ہو گئے اور پناہ گاہیں بند ہو گئی. یو میں پلیز آلسو ریسپونڈ ٹو اٹ لیٹر. بٹ انلیب صاحبہ، آپ کا ویو اس میں بھی ایڈ ہو جائے، بڑی ضروری بات ہے. اس کے اوپر موسٹ ویلکم ٹو کامنٹ آن دس. آپ کے اوپر بارہا یہ بات کی جا رہی ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ کمیشن بنایا جائے، پتہ لگایا جائے کہ اس ملک کو اس نہج پر کون لایا ہے معاشی طور پہ. اور معاشی طور پر آپ بہت ویل ریڈ ہیں. آپ کا اس میں ایک تو انپٹ آ جائے ان یور ویری
फेयर एंड ऑनेस्ट एनालिसिस, क्या आप लोगों को इसमें बरी और ज़िम्मा करार देना सही है क्योंकि ये IMF का अग्रीमेंट आप लोगों ने किया, नंबर 1, और ख्वाजा साद रफीक ने नंबर 2 ये एक जो बात उन्होंने फरमाई है इसका भी जवाब फरमाइएगा जेल भरो तहरीक के हवाले से, कि जेल भरो तहरीक आप दरअसल नून लीग से सीखें कि कैसे चलानी चाहिए। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, फिर इसका जवाब फरमाइए प्लीज। मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी लंबी जेल काटी और इस बार भी जो गैर एलानिया मार्शल लॉ था उसमें भी उन्होंने जेल काटी और उनके पूरे खानदान में। अब यहाँ इमरान खान साहब अपनी जमानतें करवा रहे हैं और अपने साथियों को कह रहे हैं कि जेलों में जाओ। जी अंजीब साहिबा, अपनी जमानतें और साथी जेल में। शुक्रिया मोना, आपने 3 सवाल मुझसे पूछे और जैसे आई लाइक कि आपने उनको इतना टाइम दिया कि वो तफसीलन बताएं, तो मैं भी 3 सवालों का पूरा जवाब दूंगी। नंबर 1, इकोनॉमी के ऊपर तो मेरा ख्याल है ये जो कुछ कहते हैं ये शर्मिंदा ही होते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल ने डार साहब को उनकी इकोनॉमी को कहा कि हाँ वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ की बेटी के सुसर हैं, इसलिए चाहे वो बेड़ा गर्क भी कर दे उनको नहीं उतार सकते। और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ उन्होंने पूरा कैंपेन किया। ये मैं वर्ड बाय वर्ड वो बता रही हूँ जो मिफ्ता इस्माइल ने कहा, नंबर 1। नंबर 2, डार साहब ने कहा कि आई डोंट केयर, मैं समझ लूंगा मूडीज को भी और IMF को भी, और IMF ने उनको समझ लिया। अब फैक्ट्स पे आते हैं। फैक्ट्स क्या हैं? ये मिफ्ता इस्माइल के ही फैक्ट्स हैं जो उसने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे दिया। उस पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में आपको याद होगा कि जब हम छोड़ के गए 16 बिलियन था रिजर्व्स, आज 2 बिलियन है। जब हम छोड़ के गए 5% सिर्फ डिफॉल्ट क्रेडिट स्वैप डिफॉल्ट था। इनके जमाने में 125% तक गया और अब 90% के करीब है। उसके अलावा कोई किसी ने इनको ये तो नहीं कहा था कि जी आप आते ही पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद करवा दे। अब इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारी दफा 31 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई। तो इनकी दफा अगर इन्होंने LC बंद करके सारा निजाम दरम बरम किया हुआ है, और क्या गाड़ियां, क्या खाने पीना, क्या रॉ मटेरियल, क्या दवाइयां 400% ऊपर जा रही हैं, तो इसमें किसका कसूर है? सही। हाँ, इस्माइल कह रहा है कि डार का कसूर है, लेकिन वो कहता है कि उनकी बेटी के सुसर हैं, कुछ नहीं हो सकता। ये सारी बातें तो हमें तो कहने की जरूरत नहीं है। और आपको वो भी पता है कि इनका एक और जो सेनेटर है जिनका नाम है मुशाहिद हुसैन साहब, मैं तो उनको, इनके अपने बंदों को कोट कर रही हूँ। तो अगर ये बिलाल साहब खड़े होके कहें कि जी ये सब झूठे हैं, हमारे दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स भी झूठे हैं, मुशाहिद हुसैन भी झूठे हैं, तो वो और बात है। मुशाहिद हुसैन ने भी खड़े होके एक सेनेट के अंदर भी कहा कि लूली लंगड़ी हुकूमत है, और ड्यूरिंग फ्लड्स ये कोट किया उन्होंने कि हमारी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि कोई हमें पैसे देने को तैयार नहीं है, बल्कि जो UAE है उन्होंने कहा जी हम आपको गवर्नमेंट को पैसे नहीं देंगे, हम आर्मी को पैसे देंगे। और ये मतलब ये इनकी फाइनेंशियल, फैक्चुअल, लॉजिकल, और अपने बंदे ये कह रहे हैं। उसके बाद मेरे कहने, मैं तो उन्हीं को कोट कर रही हूँ, और मैं पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर रही हूँ जो कि साइंड अप है बाय मिफ्ता इस्माइल। उस वक्त उन्होंने रिलीज किया। अब जो जेलों का मामला है जी, खान साहब की गिरफ्तारी, इज इट ऑन द कार्ड? ये एक बात है ना, और जो भी फैक्ट्स आप लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल इनको किसने कहा कि ये समझना कि लोगों को पता नहीं 22 करोड़ ये आएंगे, कि रोज प्रोग्राम्स में आते हैं। मैं रोज इनको कहती हूँ एक सर्वे करा लो कि प्रोग्राम से पहले इनकी क्या पॉपुलैरिटी थी, प्रोग्राम के बाद इनकी और पॉपुलैरिटी नीचे क्यों आई है, क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अच्छा, इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया और इन्होंने सोचा कि लोग नहीं जानेंगे। इन्होंने एहसास राशन और एहसास रेडी बान उठा के उनकी रेडियां फेंकी, और खास गरीबों को टारगेट कर रहे हैं। खास ये जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई है, जरा पहले उसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा जी 85 बंदे जो हैं उनको आप 30% कम रखें, क्योंकि 30 बंदे ऐसे रखे हुए हैं जिनके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है। ये इनकी अपनी कमेटी कह रही है
کہ آپ سب سے پہلے یہ کام کریں. صحیح کہ رائٹ. یہ وہ جو اندیب صاحبہ آپ نے پورے معیشت کے حوالے سے آپ نے تفصیلی بات فرمائی, یہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی جواب فرما دیں سعد رفیق صاحب. جی اسی لیے آپ کو جی جی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کریں, اور جب بھی آ کے نا یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے اندیب صاحبہ, وہ آپ کا یور پوائنٹ از میڈ. یہ اگلی بات کا بھی جواب آ جائے. 20-25 منٹ بھی آپ دیکھنا یہ یہی باتیں کریں گے, اور مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے اپنے بندے کچھ اور. یہ سعد رفیق جس کی بات کریں اس نے خود کہا ہے پروگرام میں آ کے کہ جی چیچک زدہ جمہوریت ہے کیونکہ مرسی سیاست نہیں گئی. ہاں یہ بیان تو ہے نا سعد رفیق صاحب کا, یہ بالکل صحیح ہے. میں ان سے پوچھتی ہوں اس پہ لاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے, ان کا اپنا بندہ آفتاب سلطان نیب کا ہیڈ بنایا, اس نے آ کے کہا کہ اربوں روپے یہ باہر رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے عوام کے لوٹ کے اربوں روپے باہر رکھے ہوئے ہیں, اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کیسز کے لیے. ٹھیک ہے, آپ گرفتاری کا جواب آپ سے ملے گا اندیب صاحبہ خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے مختصراً, تاکہ میں جنرل صاحب کی طرف بھی بڑھوں اور بلال صاحب کی طرف بھی. آئی ایم شیور ہی ہیز اے لاٹ ٹو ریسپونڈ ٹو. بڑی بات یہ ہے کہ عوام اور ان کی اپنی پارٹی بھی, آپ تو تقریباً روز پوچھتی ہیں کہ بھائی وہ 4 سال پہلے جیل سے بھاگا تھا کہ جی میں 8 ہفتے کی دوائی لینے جا رہا ہوں. 4 سال ہو گئے ہیں, وہ بندہ واپس نہیں آیا. جو ملک میں ہی نہ آئے, جو کہے کہ میں نے آنا ہی نہیں ہے, میں وہاں بیٹھ کے پیزے کھاؤں گا, میں وہاں پاک میں جاؤں گا, آپ اس کی بات کریں. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, آپ نے گولیوں سے نہیں کیا, آپ نے جو ان کا حشر کیا, عمران خان اس کے باوجود اٹھ کے آیا. اس کی انشاءاللہ ڈاکٹرز کے بقول کے 3 اچھا, آپ جو کہہ رہی ہیں آپ نے کیا, اندیب صاحبہ کس نے کیا, حکومت نے کیا آپ کو لگتا ہے؟ ہم نے بالکل نام لے کے ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی, آج تک ایف آئی آر نہیں کٹی. ٹھیک ہے, ہاں آج ایف آئی آر نہیں کٹی. ایف آئی آر میرے خلاف کٹی ہے. آپ سنیں کہ میرے خلاف 4 کیسز ہیں دہشت گردی کے, اور جو دہشت گرد ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں چہرہ فیصل معاف کرے. چلے میں بلال صاحب سے پوچھوں گی کہ دہشت گرد ایگزیکٹلی کون ہے, اور یہ یقیناً کسی کے اوپر بھی پرچے ہوں تو یہ ہاں ان کو انکریج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, میں ذرا آپ نے بتا دیا, آپ نے ساتھ ساتھ ان 3 لوگوں کا دوبارہ آپ نے ری آئیٹریٹ کیا کہ آپ نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کے ویو میں یہ حملہ کس نے کروایا ہے, جس میں نامزد رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے آپ کی طرف سے, اور وزیر اعظم بھی تھے, اور پھر ایک عسکری قیادت کے ایک جن کو آپ ایک نام سے مخاطب بھی کرتے ہیں, ان کا بھی آپ نے نام کہا تھا. جنرل صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں, پولیس کا ذرا سنیے گا سر. آپ نے دونوں حضرات, آپ نے خاتون اور حضرت کو دونوں کو سنا ہے کہ کیا ویو ہے گورنمنٹ کا, اپوزیشن کا. ایک تو اس کے اوپر آپ کا انالیسز آ جائے, کس کی طرف آپ سمجھتے ہیں, کس کی بات میں, کس کے لاجک میں زیادہ وزن ہے, اور دوسرا پولیس کا بھی جو ایک سارٹ ہے وہ سنیے گا کہ پولیس والے ایک عجیب و غریب سا اعلان کر رہے ہیں اس جیل بھرو تحریک جیسے یہ شروع ہوئی ہے. سنیے گا پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں. یہ کارکنان پریزن وین میں بیٹھنا چاہتے ہیں, پریزن وین اوپن ہے, کھڑی ہوئی ہے, آپ ان میں بیٹھ سکتے ہیں. جی جی جنرل صاحب یہ خود دعوت دے رہے ہیں پولیس والے کہ آئیں جی پریزن وین میں بیٹھ جائیں پی ٹی آئی کے کارکنان, تو یہ کیا مطلب, یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کھانے کی دعوت نہ ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں پہلے تھوڑا سا اکانومی کے بارے میں بات کر دوں. ہمارا سب سے بڑا المیہ ہوا جب یہ خرید و فروخت ہوئی ممبران اسمبلی کی, اور اس کی بنیاد پہ ایک حکومت کی تبدیلی کی گئی, جس سے اکنامک ایکٹیویٹی بہت ساری ہماری ڈسٹرب ہوئی, اور یہ ایک ڈکلائن کا پروسیس وہاں سے شروع ہو گیا. ورنہ کسی حد تک آپ کی اسٹیبلٹی موجود تھی. اس وقت آپ کے پاس تقریباً $16 بلین کے قریب ریزرو موجود تھے, جو آج نہیں ہے. پھر بھی دیدہ دری دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پچھلی حکومت جب ہو گئی, اتنے بے رحمی سے انہوں نے ہینڈل کیا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کیبنٹ ہے, تقریباً 85 لوگ ہیں اس میں, لیکن 10 مہینے کے بعد آج آپ ہمیں کفایت شاری کا سبق دے رہے ہیں, جبکہ بے رحمی سے یہ بیرونی دورے کرتے رہے ہیں اور بڑے بڑے قیمتی ہوٹلوں میں جا کر ٹھہرتے ہیں. لیکن جنرل صاحب وہ تو کہہ رہے تھے وزیر خارجہ تو اپنے ایکسپینس پر کرتے رہے ہیں یہ سارا کچھ, اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بھی اپنے ایکسپینس پہ. نہیں, یہ وزیر اعظم کا مجھے پتا نہیں, لیکن وزیر خارجہ وغیرہ یہ کہنے کی باتیں ہیں. آج بھی کہا ہے انہوں نے, آج پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے خود یہ بات کہی ہے کہ یہ وزیر خارجہ تو اپنے ایکسپینس پہ کرتے ہیں. جی, تو پورا ڈیلیگیشن جاتا رہا ہے, وہ اپنے ایکسپینس پہ جاتے رہے. لوگ اتنے پاگل ہیں جو جا کے اتنے قیمتی ہوٹلوں میں, آپ اپنے خرچے پہ جاتے ہیں, جا کے وہاں پہ
किसी सराय में जाके कमरा लेते हैं, ये जा के वहां पे 7 स्टार होटलों में जाके दुबई में ठहरते रहे और मुख्तलिफ जगहों। तो खर्चा तो इन्होंने दबा के किया है, कोई कर्ज नहीं खाया इस मुल्क के ऊपर, कोई रहम नहीं किया। अब चीज ये है कि मिफ्ता इस्माइल वगैरह अगर आप देखें तो निस्बतन ठीक चला रहा था, उसने IMF से बातचीत जो की उनमें ये शराइत पहली दफा नहीं थी और उसको बदला गया। जब बदला गया तो आप पिछला भी रिकॉर्ड देख लें, ये साद डार जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ठीक है अकाउंटिंग जानते हैं, लेकिन अकाउंटेंट जो है वो हमेशा फिगर वर्क में फजिंग करके दाएं बाएं लोगों की आंखों में जनरल साहब, झूठ आप चूंकि पूरी बात में एक नॉन पार्टिजन व्यू एक शामिल कर रहे हैं ना, तो मैं इसलिए आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि मिफ्ता साहब भी जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते थे और IMF प्रोग्राम को वजह बताकर बढ़ाते थे तो PTI वाले उन पे फिर उस वक्त तो बड़ी बेपनाह तनकीद करते थे। आज PTI वाले तमाम जो हमारे दोस्त हैं वो मिफ्ता साहब को बहुत अच्छा कहते हैं और उनको बहुत याद करते हैं। उस वक्त क्यों उनकी तारीफ नहीं करते थे? देखिए, तारीफ इसलिए नहीं करते थे, मेरा अपना अंदाजा है कि इन्होंने जो PTI वाले थे इन्होंने अपने वक्त में कीमतें नहीं बढ़ाई। अब वो एक डिबेटेबल एक्शन है। वो तो अगर आप कहते हैं कि इस वजह से नहीं बढ़ाई क्योंकि उनको पता था हम घर जाने वाले हैं। मैं वही कह रहा हूं कि वो एक डिबेटेबल चीज है कि PTI ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई। अगर PTI कीमतें नहीं बढ़ा रही थी तो क्या वो पैसे का जो गैप आ रहा था, जो सब्सिडी की शक्ल में जा रहा था, या जो जितनी भी आपको कम पड़ रहा था, बजट में कमी हो रही थी उसकी वजह से, वो कहां से पूरी कर रहे, वो कहां से पूरी कर रहे थे। अब ये PTI कहती है वो हम जहां से भी करते वो हमारे पास होती है, हुकूमत तुम करके देते हैं। काफी दफा इस पे व्यू आया, वो कहते हैं हमारे पास बड़ी फिस्कल स्पेस थी, वो उनके पास स्पेस। अब ये एक डिबेटेबल चीज है, मुझे उसका नहीं है, लेकिन मिफ्ता ने जब आके की है तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि ये एक तो रिजीम चेंज का इफेक्ट आ गया कि अगर PTI के पास कोई और स्पेस थी, फिस्कल स्पेस, तो वो रिजीम चेंज की वजह से हाथ से निकल गई क्योंकि नई पार्टी ने आके नया अपना प्लान शुरू किया। दूसरी तरफ ये है कि कीमतें बढ़नी तो थी, मिफ्ता इस्माइल जो है उसके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि वो रोक सकता था, वो तो बढ़नी थी, लेकिन उसने जाके अमेरिका में जो नेगोशिएशन वगैरह की जो उस जमाने में PTI ने की थी उससे कैरी फॉरवर्ड किया, उसमें ये शराइत नहीं थी जो बाद में आई। कौन सी शराइत नहीं? ये तो बेड़ा गर्क किया। ये तो जब ये शराइत आई हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद तकरीर में कहा कि हमारे मेमोगुमान में भी नहीं था कि ये कुछ, यानी एक सेकंड सर, आप जनरल साहब आप ये फरमा रहे हैं कि जो शराइत अग्री की थी मिफ्ता इस्माइल ने IMF से वो कदरन बेहतर थी, इसहाक डार साहब ने क्या कोई मुख्तलिफ शराइत अग्री की हैं, आप ये कह रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है? ये बात वह ये है कि जैसे जैसे ये डिले करते गए हैं ये IMF की छुरी के नीचे आते गए क्योंकि इनके डिप्लीट होते गए इनके फॉरेन एक्सचेंज। अब तो हम बिल्कुल हमें तो आप इस वक्त जो भी शर्त बताते हैं हमने माननी थी, ठीक है, क्योंकि हशर हो गया ना। अगर ये आज से 6-8 महीने पहले आपकी बार्गेनिंग पावर और आपकी पोजीशन जो है वो उस तरह की नहीं है जो आपकी तब होती जब आपके रिजर्व बेहतर थे। आपकी आपके पास बार्गेनिंग चिप्स मौजूद थे क्योंकि आपके पास कुछ रिजर्व थे उस जमाने में, ठीक है, राइट। अब तो आप सब ही गए ना, तो अभी तो आप आपको जो कहेंगे मानना पड़ेगा, यही तो आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है आपको। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं जनरल साहब ने एक और दिलचस्प बात आपने की थी, आपने कहा था कि लोग जो खरीदे गए खरीदो फरोख्त, ये भी मैं आपसे जानना चाह रही थी, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन इस पॉइंट को और ज़ाहिर बिलाल साहब का भी व्यू जानते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बिलाल साहब, आई एम श्योर आपकी तरफ बहुत सारे जवाबात हैं जो हमें आपसे जानने हैं। 10 माह का वक्त लगा। अंदीप साहिबा ने इकोनॉमिक सर्वे का बहुत मरतबा हवाला दिया जिसमें खुद एडमिट किया गया है कि उनके जमाने में बेहतरीन ग्रोथ थी। फिर जो आपने सोशो इकोनॉमिक जो आपने प्रोग्राम्स बंद किए, गरीबों के लंगर खाने, सेहत कार्ड, इनके भी अहवाल दिए गए। ये इस पे प्लीज जवाब अपना फरमाइएगा। फिर मैं आपको खान साहब की बात सुनाती हूँ क्योंकि डायरेक्ट वही अपनी बात को रीआइटरेट कर रहे हैं PTI वाले तमाम लोग, और इवन अंदीप साहिबा भी अभी जैसे उन्होंने कहा कि वो 3 लोग ही हैं जो खान साहब के हमले में उनके व्यू में मुलविस हैं और उनको पूरा यकीन है इस बात का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और देखिए खान साहब का कुछ समझ नहीं आता, कब दिल करता है कि आज वो फिर उन्होंने गेंद जो है ना वापस बैरूनी साजिश के कोर्ट में फेंक दी है। वापस बैरूनी साजिश पहले थी, फिर कहते थे नहीं है, वो हम अमेरिका के साथ जंग नहीं चाहते, आज फिर बैरूनी साजिश और 2 हमारे और सियासी नवाज शरीफ साहब का पता नहीं किस किस का नाम लेके, ये हर दिन का एक नया तमाशा है। ये मुल्क की तारीख की शायद पहली जेल भरो तहरीक है जिसका आगाज जो है तहरीक के लीडर ने बेल लेके किया है। ये जेल भरो तो नहीं, ये जेल बचो तहरीक लगती है जी। और माशाल्लाह आज भी इन्हें तमाशा लगाए रखा है, वो वैने खोल के बैठे रहे हैं, फिर वो अंदर गए, सेल्फियां खिंचा के बाहर आ गए हैं।
तो खान साहब की कुछ समझ नहीं आती, उनकी बातों को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। रिव्यू लेते हैं इसका कि जो आप कहते हैं बैने खोलकर बैठे रहे हैं, क्योंकि पीटीआई वाले तो कहते थे इंटरिम गवर्नमेंट तो आपके साथ मिली हुई है, इसीलिए तो वो लोग इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहे। अब उसी इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर ही इंतजामिया है ना, तमाम जेल इंतजामिया पंजाब की, जो आप कहते हैं कि खोल देखिए के बात बैठे रहे हैं। ये तमाशे असल में इनके पास पॉलिटिकल गिमिक्स खत्म हो गए। वो खान साहब छुपके ज़मान पार्क में बैठ गए थे, एक तो उनने एहसान किया पूरी कौम के ऊपर और अदलिया के ऊपर, कोर्ट में पेश होके 3 दिन बुलाए गए, इनको मोहलतें मिली, फिर एक दिन कहा जी अब निकल पड़े हैं, अब पहुंच गए हैं, अब गाड़ी में मार करवा लें अटेंडेंस, अब रैंप लग रही है, तो और फिर अहाते के अंदर पूरे जत्थे लेके अंदर आ गए। तो खान साहब के पास असल में ही हैज नथिंग लेफ्ट, और उनके पास नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नफरत अंगेज बातें करने के अलावा फ्रैंकली कभी और भी को बेचने को कुछ भी नहीं है। नहीं कभी भी नहीं रहा। आप आज भी उनकी तकारीर देखें, जब से वो हुकूमत से निकले तब भी उनकी तकारीर सुने तो लगता ही नहीं है कि ये बंदा कभी वजारत उज़्मा की कुर्सी पे था। चले मुसल्लत ही किया गया हो, चले बिठा दिया गया हो, मगर वो शख्स आज भी 4 साल की अपनी कारकर्दगी की या वो पॉइंट्स, उसके टॉकिंग पॉइंट्स होते ही नहीं है। उसके कुल टॉकिंग पॉइंट्स वही घिसे पिटे करप्शन, जिसमें इन्होंने विक्टिमाइज करके आज हमारी क़यादत, हमारी पार्टी की क़यादत और हमारी पार्टी की लीडरशिप वो लीडरशिप थी जिनने कारकुनों को जेलों में नहीं डाला, खुद आके अदालतें, जो रिग्ड अदालतें थी उनमें भी पेश हुए, वो जेलें भी काटी, वो पेशियां भी काटी। ये मौसूफ पहले बेल लेते हैं और फिर कारकुनान कहते हैं आप लोग सारे के सारे जेल रहो। तो ये कैसी तो लीडरी आपने है? सुना अनदीप साहिबा कह रही है उनको टांगों पे गोलियां, और आपने गोलियां मारी, और वो यही उन्होंने कहा है। जी जी चले आप वो पता नहीं वजह जी से वो नहीं- प्लस्तर लगा हुआ है, वो गोलियां भी नहीं थी, इनको भी बात मान लें तो वो पता नहीं वो क्या थे, जिसे कहते हैं श्रैपनल थे, वो अब वो भी पता नहीं हील होते हुए। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बट बात यह है कि एक तरफ ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो ये जिस तरह के स्टैंडर्ड्स, जिस तरह अन्य अदलिया का मजाक उड़ाया पिछले 3, 4, 5 दिनों के अंदर, बार बार बुलाए जाने के बावजूद पेश होने से, और ये हमेशा से इनकारी रहे हैं। पिछले चंद सालों से जब भी वजीर आजम थे तब भी इन पे केसेस चल रहे थे, ये हमेशा कोर्ट से भागते रहे। रूल ऑफ लॉ की बात करने वाला शख्स कहता है कभी मुझे वीडियो लिंक पे ले लो, कहता है कभी मेरी गाड़ी में अटेंडेंस मार्क करवा लो। और देखिए जहां तक बात इनने की मईशत की, 4 साल सर्वे तो फैक्चुअल बात है नहीं, ना, देखिए मैं उसमें 6% आपको कुछ फैक्ट सुनाता हूँ। 2018 से 2022 के दरमियान पाकिस्तान का आपका जो पब्लिक डेट है वो 78% बढ़ा है, तकरीबन 25,000 अरब से 44,000 अरब तक ये कर्जा बढ़ा है। 4 साल मुस्तकिल कमर तोड़ महंगाई हुई है, दुनिया में उतार चढ़ाव आए, कोविड आया जिसमें इन्फ्लेशन नीचे गई, जो कुछ हुआ, इनकी 4 साल मुस्तकिल महंगाई में इजाफा होता रहा। मुल्क की तारीख में पहली दफा आपने नेगेटिव टैक्स ग्रोथ देखी, मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में टैक्स में कमी आई। कोविड में हमने जैसा परफॉर्म किया, मैं तो बैन अल-अक़वामी सतह पे लोग तारीफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जी सिंस 1958 पहली दफा मुल्क में मनफी नेगेटिव ग्रोथ हमने एक साल में देखी। 4 इनने वजीर खजाना बदले और एंड में बिल्कुल आपके क्रिटिकल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करके IMF का प्रोग्राम, जो जनरल साहब बात कर रहे थे, बात सिर्फ ये नहीं थी कि पेट्रोल की कीमत, क्या आप वो खसारा कहां से पूरा करेंगे, बात ये थी कि उस टाइम पे आपने खुद कंडीशन लिख के IMF के साथ एग्री की थी, खुद प्रपोज की थी, खुद उनके साथ एग्री की थी कि हम इसके ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाएंगे, सेल्स टैक्स लगाएंगे या अभी भी वो टैक्स निकाल लें, और खुद उससे मुकरे एक ऐसे वक्त में जब ये जानते थे कि अगर IMF को हम एतमाद में नहीं रखेंगे, IMF का प्रोग्राम नहीं कंटिन्यू रहेगा, तो हमें जिन एक्सटर्नल इन्फ्लोज की, जिन डॉलर की इन्फ्लोज की सब जरूरत है, वो सारे के सारे एवेन्यूज बंद हो 100 बातों की एक बात इतना जवाब फरमा दें कि फिर इलेक्शंस करवा दें अगर वाकईतन इनके पास। देखिए इलेक्शंस तो देखिए इलेक्शंस का मामला, 90 दिन के अंदर अंदर हो जाए। इलेक्शंस का मामला देखिए, पहले लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन, गवर्नर के आपके मौक़िफ़ आप देख चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, अब जैसे कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इजाज़ुल एहसन साहब ने एक ऑर्डर लिखा सो मोटो के लिए दरख्वास्त की चीफ जस्टिस ने। अभी आपने देखा, खबर लगी कि कल के लिए केस फिक्स हो गया, तो वो इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा जी वो पता चल जाएगा, उसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। ये एक बात और फरमाइएगा, आपकी तरफ से बड़े संगीन इल्जाम जुडिशरी पे भी लगाए जा रहे हैं। अता तारड़ साहब की मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं कि जुडिशरी को आप लोग वो प्रेशराइज कर रहे हैं, इमरान खान साहब रिश्तेदारियां इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पार्टी के लोगों की, तो ये बड़ी सीरियस। नहीं आप मुझे बताएं, नहीं आप मुझे शहबाज शरीफ साहब की भी एक है। नहीं मेरी अगर ये है हमारे पास तो ये जरा प्लीज ये चले, ताकि एटलीस्ट ये कि मुझे एक रेफरेंस हो। मैं बिलाल साहब, आई बेग योर पार्डन, ये जरा रेफरेंस सुनिएगा कि एग्जैक्टली क्या बात है, ताकि उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो। फिर हमने यह मुतालबा किया है कि ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूं। बतौर पार्टी हेड उन्होंने कहा है कि उन जजेस को ना लगाएं जिन्होंने हमारे साथ तासुब रखा है।
تو آپ لوگ کوئی ججز کو ضرور ایک، اور خان صاحب نے آج کہا ہے کہ آپ ججز کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. ہم کو دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ایک سٹنگ سپریم کورٹ جج کی اور پی ٹی آئی کے اب نامینیٹڈ سپوزٹلی پریزیڈنٹ جو کاف سے ضم ہوئے ہیں اور فارمر چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کے درمیان ایک آڈیو لیک آپ کے سامنے آئی ہے جس کی تردید کسی بھی الجڈ فریق نے ابھی تک نہیں کی. اور آڈیو لیک نہ صرف یہ تھی کہ ان فریقین کے بیچ میں بات ہو رہی تھی، مگر بینچ فکس کرنے کی، سپریم کورٹ کے بینچ فکس کرنے کے متعلق بات ہو رہی تھی جس کی تردید آج تک نہیں آئی. نہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ ورژن کچھ اور تھا. نہیں دیکھیے، عرض یہ دیر از نو کیٹیگورک ڈینائل یٹ. ہاں ڈینائل، اور دوسری بات ایڈمیشن کہ وہ صحیح ہے لیکن اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور جی تھا. چلیں، اب اس طرح کے حالات کے اندر میرے نزدیک جو سپریم کورٹ ہے، آل ججز اینڈ اسپیشلی دا سپریم کورٹ شوڈ ہولڈ دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈز آف انٹیگریٹی، شوڈ اپلائی دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈز آف انٹیگریٹی اینڈ پرسپشنز ریئلی میٹر. دیکھیے، آپ کو یہاں پہ ہم نے بہت سارے آنریبل ججز اس ملک کی تاریخ میں دیکھیں جو جہاں پہ کسی کو نہیں بھی پتا ہوتا تو وہ خود آ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈکلیئر کر کے اپنے آپ کو بینچز سے ریکیوز کر دیتے ہیں. کیا اس کے اندر، کیا اس معاملے کے اندر یہ نہیں بنتا؟ اب سب سے زیادہ ارجنسی سپریم کورٹ کو خود ہونی چاہیے. آپ لوگ غالباً لاہور ہائی کورٹ والی بات نہیں جی، دیکھیے، میں سعودی لیگ کے معاملے بھی میرے نزدیک جوڈیشری کو سب سے زیادہ ارجنسی خود ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح اس طرح کے داغ کو، کس طرح اس طرح کے ابہام کو کلیئر کریں. تو ہم یقیناً، یہ ہمارا ایز پبلک ریپرزینٹیو جماعت، ہم مدر جماعت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پاکستان کی، ہم یقیناً یہ اس چیز کے اوپر آواز اٹھائیں گے اور یہ آواز بنتی ہے. آپ اپنا کہہ رہے ہیں، آپ اپنی رائٹ کلیئر اور کریں. ہمارے نزدیک جب تک یہ نہیں اس طرح کا معاملہ کلیئر ہوگا تو جوڈیشری کی ہی ساخت جو ہے، جوڈیشری ہی کی جو انٹیگریٹی ہے اور اسٹیچر ہے، وہی متاثر ہوگی اور اسی سے اس کو ڈیمیج ہوگا. اچھا، تو یہ دراصل یہ کانٹیکسٹ ہے اور یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے اندیپ صاحبہ کہ وہ جو ججز ہیں وہ خود ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یہ بڑا دلچسپ ٹرمینالوجی ہے جو کہ استعمال کی ہے بلال صاحب نے. وہی بات کچھ نا عطا تارڑ صاحب بھی کر رہے ہیں کہ جی رشتہ داریاں، اور یہ وہ علی افضل سائی صاحب پھر ٹویٹ بھی کر رہے تھے، انہوں نے بھی پھر بڑی سخت تنقید کی. لیکن یہ کافی کل ایک معاملہ گرم رہا ہے. اندلیب عباس صاحبہ، کیا آپ کو، کیونکہ پچھلے دنوں مریم نواز بھی ایسا کہہ چکی ہیں کہ آپ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ تھا پہلے، اب آپ جوڈیشری کی طرف تمام دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مونا، یہ تو اگین میں کہہ رہی ہوں، عوام جو ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہے. انہوں نے یہ عوام روز کوئی 10 دفعہ، آپ دیکھیں کوئی ہزارہ ٹویٹس آتی ہیں اس کے اوپر کہ جی جو کورٹس کے اوپر دہشت گردی انہوں نے کی ہوئی ہے وہ تو کسی جماعت نے نہیں کی. انہوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ پہ، اور ان کو کیا ڈاکٹرین چاہیے؟ یہ آڈیوز کی بات کر رہے ہیں، وہ قیوم ڈاکٹرین چاہیے. وہ ان کی انتقال ہو گیا ریسنٹلی جسٹس قیوم کا، لیکن وہ جو آڈیو ہے یہ تو اس زمانے کی آڈیو ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو یہ کر دے وہ کر دو. یہ کوئی ان کا کوئی نیا والا کوئی ان کا کال. انہوں نے اٹیک کیا، ججز نے اپنی جانیں بچائیں، پھر انہوں نے وہ جو بکسے لے کے پیسے دینے کی کوشش کی بلوچستان بینچ کو. یہ ساری کی ساری باتیں ہسٹری میں رقم ہے اور قوم کو پتا ہے. یہ آ کے یہ جی میں یہ اس طرح کر کے صرف اپنی پارٹی کو ڈیمیج کر. ابھی آپ کی کال کا، آپ کی بھی طرف سے ہوئی آڈیو لیک کا بھی حوالہ دے رہے ہیں نا. میری بات آپ کے پریزیڈنٹ ہے وہ پرویز الہی صاحب جی. ابھی تو وہ پریزیڈنٹ نہیں بنے، لیکن آپ بالکل، ہم تو کہتے ہیں آپ کروائیں فورینسک. کیوں نہیں کروایا فورینسک؟ اس کا جب مان گئے کہ ہاں جی یہ بریچ ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے، کیوں نہیں مانے ان کو؟ جب مریم کی آڈیو پکڑی گئی شہباز شریف کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے تو کہا، انہوں نے اپنے کہ مریم کہہ رہی ہے کہ جی انڈیا سے میرے داماد کے لیے امپورٹ کی جائے مشینری. ابھی کہ انڈیا سے امپورٹ بین ہے، اور وہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ ڈھونڈو کہ اس کو کیسے کرنی. یہ آڈیو آئی، کسی نے ڈینائی نہیں کی، اس پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ہونی چاہیے ہر آڈیو پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تمام آڈیوز بریچ آف پرائیویسی ہیں. سن لیں بات یہ ہے کہ بڑی کلیئر بات ہے، یہ حکومت جو ہے یہ آئین توڑنے کے در پہ ہے. اور آئین توڑنے کے لیے یہ اب 90 دن کا جو ایک پورا ایک جس کو کہتے ہیں پلان بنا چکی ہے. سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا ہے، بالکل بیٹھے، لیکن کوئی کسی طرح سے آنکھیں بند کر کے کوئی لائر یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ کہیں بھی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 سیکنڈ بھی اوپر 90 دن کے یہ الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں.
ये तो बिलाल साहब से हम आइन पूछेंगे को- कि वो मलिक अहमद साहब कह रहे थे कि आइन में ये नहीं दर्ज है कि अगर 90 दिन में ना कराए तो फिर क्या होगा? ये वो वाली बात है ना कि ये तो मर गया है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये जिंदा नहीं है। सही है, बड़ी दिलचस्प मिसाल दी है आपने। लेकिन अनलीब साहिबा, एक बात ये बताइए, अगर इन इलेक्शंस में आप करवा लेते हैं, आप लोग हार गए अगर, से फॉर एन इंस्टेंस, तो क्या आप लोग ये इल्जाम नहीं लगाएंगे कि जी वफाकी हुकूमत तो इनकी बैठी थी, इन्होंने रिग करा लिया? जो प्रिंसिपल फैसला था जिस वजह से जनरल इलेक्शंस पूरे मुल्क में साथ होते हैं, कौमी असेंबली और तमाम सूबाई असेंबलीज के, उसका प्राइमरी रीजन ही यही है कि कोई ये ना कह पाए कि फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल असेंबलीज को इन्फ्लुएंस किया है वहां के इलेक्शन को। ठीक है, प्रिंसिपल की आप बात करें ना, तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल तो कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर ये 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते तो प्रिंसिपल क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ही टूट गया। प्रिंसिपल की आप बात करें, ये वो लोग हैं जो खुद नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए 4 साल वहां बड़े मजे से एक तकरीर कर रहे हैं, और आप लोगों ने पता नहीं कितनी दफा लगाई कि हाँ जी हमें भी पता है कतर के बाद कभी भी फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, और खुद 4 दफा आ चुके हैं उन्हीं अनफेयर इलेक्शंस के थ्रू। वो जब खुद आ रहे थे तो तब कुछ भी नहीं था। ये 2 जमातें जो हैं ये पैदावार हैं। एक ने नौकरी की, सलाम किए अयूब खान को 6 साल फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, दूसरा जो चीफ मिनिस्टर बना, फाइनेंस मिनिस्टर बना, और कहता है कि ये मेरे, एक ने डैडी का अयूब खान को, एक ने कहा ये मेरे मोहसिन है, और ये समझते हैं कि लोगों को पता नहीं है कि ये किसकी पैदावार, ठीक है, पले हैं, कहां से बड़े हैं, कहां से इलेक्शन जीते हैं। अब ये सारे इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छा हुआ, सारे इदारे, सारी इस्टेब्लिशमेंट, 13 पार्टियां, 14 पार्टियां, सब इकट्ठे हो गए। एक अवाम खड़ी है एक तरफ और इमरान खान एक तरफ। वाह, चले इस नोट पे नाजरीन ब्रेक लेते हैं। जनरल साहब का मच नीडेड व्यू इस पे आ जाए। बिलाल साहब भी जो दाद दे रहे थे उनकी भी वजह जानते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, इसका जरा जवाब फरमा दें। ये एस्टेब्लिशमेंट का भी तस्करा किया है अनलीब साहिबा ने। ऑब्वियसली शी इज नॉट द ओनली वन। पूरे पीटीआई ये बात कर रहे हैं कि जी खुला खुला नजर आ रहा है कि तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे खिलाफ हो गई है, और ये अच्छा हुआ है कि ये तमाम तरह इकट्ठे हो गए और हम सिर्फ एक तरफ अगेंस्ट द टाइड हम लोग खड़े हुए हैं, यानी कि पूरी पीटीआई और इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। ये कहां जाकर मामला रुकेगा सर? ये तो कोई हासिल व हुसूल होगा इस जेल भरो तहरीक का? देखिए, जेल भरो तहरीक जो है वो जिस तरह तो लाहौर के लोग निकले थे जब ये इमरान खान अदालत में पेश हुए हैं हाई कोर्ट में, अगर तो उसी तरह जेल भरने वाला किस्सा किया तो फिर डेफिनेटली हुकूमत मैनेज नहीं कर सकेगी और मुश्किलात आएंगी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होगी। और अगर लोग कम निकलते हैं तो फिर वो जेलों में डाले जाएंगे और फिर जेलों में नेचुरली उनको स्टे करना पड़ेगा अपने ट्रायल के लिए। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर में रिस्पांस चूंकि बड़ी अच्छी मिली है इनको, पीटीआई को, इसलिए शायद ये इनकरेज हैं। तो ये जो जेल भरने वाला किस्सा होता है ये डाइसी होता है। इसमें अगर लोग ना निकले तो आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, बड़ी स्थिति हो सकती है, और जो बहुत ज्यादा निकला है तो हुकूमत के लिए मसला बन सकता है। और जनरल साहब वो तो गवर्नमेंट में यही कह रहे हैं कि दरअसल पीटीआई के पास और कोई गेम प्लान नहीं है और इनके जो कार्ड्स हैं तमाम खत्म हो गए, इसी वजह से वो फिर अब कोई ना कोई गिमिक चाहिए। बिलाल साहब ने भी ये गिमिक वाला लफ्ज इस्तेमाल किया था। कार्ड इसलिए खत्म हुए हैं कि जो मौजूदा मरकजी हुकूमत है ये इंतहाई डटाई से आइन पे अमल करने से गुरेजा। अगर आइन पे अमल कर लें तो कोई कार्ड वार्ड का तो किसी चीज का किस्सा ही नहीं। इसमें आप देखिए ना कि जिम्मेदारी है गवर्नरों की, गवर्नर उसको कह रहे हैं जी हम नहीं इसकी डेट देंगे इलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन कहता है जी गवर्नर देगा। ये पहले जो प्रेसिडेंट ने लिखा था ये वो गेम है कि ये खेल रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, मेरा एक और आपसे एक बड़ा जरूरी अर्ज है, वो ये है कि ये जो इंप्रेशन है ये ठीक है पीटीआई का कि एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ हो गई है? देखिए, इनके पास कोई अगर कोई एविडेंस है तो ये बताएं। इस तरह तो आपको पता ही है कि पीएमएलएन एक वक्त में खूब बुरा भला कहती थी एस्टेब्लिशमेंट को, आप ये कह रहे। लेकिन वो कुछ चीजें सामने भी आई ना, वो तो काफी चीजें सामने आई हैं, जैसे बाजवा साहब के बयानात हैं और ये सारा कुछ है, पूरा एक मामला था। बाजवा साहब के बयानात क्या हैं, वो बाजवा साहब ने पता नहीं किसी उसको दिए हैं जावेद चौधरी वगैरह को, और भी कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको वो वक्तन फवक्तन बयानात देते रहते हैं। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। पीटीआई अगर समझती है कि उन बयानात के ऊपर कोई बातचीत हो सकती है तो इनको चाहिए कि कोर्ट अदालत में चले जाएं। ठीक है, अदालत जाए। ठीक है जी, मैं एक रिवर्स राउंड लगा लूं, बड़े जरूरी नुकात हैं कुछ। अनलीब साहिबा फिर बिलाल साहब। अनलीब साहिबा, एक जुमला फरमा दें,
अमजद शुएब साहब की इस बात पर कि आप लोग अदालत क्यों नहीं जाते अगर आपके पास वाकई एविडेंस है? देखिए जी, आज ही हमने तो अपनी वो समात रखी थी साइफर की, और आपको पता है ना कि जावेद चौधरी साहब ने जो लिखा उसमें कहा कि उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान के लिए इमरान खान, बाजवा साहब ने कहा कि बहुत खतरा है जी। और दूसरा उनको बिल्कुल तरीन पसंद नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, फिर मंसूर अली खान ने कहा कि मुझे फोन किया है बाजवा साहब ने और कहा है कि जी मैंने ऐसे नहीं कहा था। फिर जावेद चौधरी ने से कहा कि मैं कार्टून वो कॉलम लिख रहा हूँ और उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो आज तक कॉलम नहीं आया। इसलिए जो चीजें वो उन्होंने कही हैं वो बिल्कुल ट्रू है। साइफर की आज प्रिंटेबिलिटी पे था और हम कोर्ट गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसमें तो सारी गोया चीजें उसकी आप बाहर ट्रांसलेशन हम लोग यही लें कि आप लोग जो साइफर के सिलसिले में कोर्ट जा रहे हैं वो आप लोग वही एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो आपके बहुत सख्त आपके शुकूक व शुबात हैं उनके ऊपर भी आप इंटरचेंजेबली आप दरअसल अदालत गए। बिलाल साहब, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पे आपको पता भी है कि बाजवा साहब ने तकरीबन सारी बातें राइट पॉइंट में सर। indirectly- बिलाल साहब, ये बहुत अच्छा हुआ अनलीब साहिबा ने कहा आप लोग सारे इकट्ठे हो गए, सबको पता चल गया है। एक अयूब खान साहब को डैडी कहते थे और आपके भी उन्होंने इसी तरह की मिसालें गिनाई। दिलीप साहिबा जिस कॉन्फिडेंस से आइन की और एस्टेब्लिशमेंट के मतलब बातें कर रही थी, मैं तो उनको सिर्फ दाद ही देना चाहूंगा। आप लोग नहीं कर सकते। नहीं, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की जहां तक बात है, इमरान खान साहब ने 4 साल कहा जी मैं वजीर आजम हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। जैसी कुर्सी गए उन्होंने कहा जी मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, बाजवा साहब सब कुछ करते थे। हकीकत यह है कि खान साहब की सारी सियासत बिसाखियों पे रही है, बिसाखियां बदलती रही हैं। 4 साल भी ये मुस्तकिल बिसाखियों पे रहे हैं। अब झगड़ा सिर्फ ये है कि वो बिसाखियां एंड में लड़ाई होगी इनकी। वो दोनों बिसाखियां पहले एक फिर दूसरी निकल गई। आज इनको और जैसे कहते हैं ना जी कि एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ होगी, इनको पहली दफा असल में बिसाखियों के बगैर आदत ही नहीं थी खुद सियासत। ये तो पहली दफा कभी कोई कोशिश कर रहे हैं कि कोई हकीकी सियासत करें, कोई ग्राउंड सियासत करें। अच्छा, जनरल साहब और ने भी कहा है दूसरी कि ढिठाई से उन्होंने कहा हुकूमत जो है वो आइन को रौंदना चाहती है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं देखिए, हुकूमत का तो इलेक्शन से मलिक अहमद साहब ने कहा है ना कि क्या लिखा है। जी अगर ना कराएं हम देखिए 90 वो दिन में। मलिक अहमद साहब ने अगर पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो अलहदा बात है। हुकूमत का तो कोई इसमें कोई किरदार ही नहीं है। आपने उन्होंने खुद कहा गवर्नर है, इलेक्शन कमीशन है, लाहौर हाई कोर्ट में एक समात हो चुकी है। नहीं देखिए, गवर्नर है सो फार जस्ट सेड दिस। गवर्नर पंजाब ने सिर्फ ये कहा क्योंकि मैंने डिसोल्यूशन नहीं की थी इसलिए मेरा नहीं बनता। वो उनका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, ही फील्स कि ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू डू इट। बट देखिए इवेंचुअली मामला कोर्ट में है, अगर एक लीगल मामले के ऊपर हो जाएगी, इलेक्शन होंगे तो हमारी जमात लड़ेगी जी, जिस तरह लड़ती है। और हुकूमत आप लोग ये तो नहीं कहेंगे कि कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला कर लिया है और फेडरल जो गवर्नमेंट जजेस के हवाले से एक आपकी नहीं मैंने आपसे observation जिस तरह कहा, लेट्स सी, अभी बेंच लगा है तो लेट्स सी हाउ द प्रोसीडिंग्स गो। बट एट द मोमेंट जैसे कि कहा जा रहा है ना कि फेडरल गवर्नमेंट कोई रोक रही है, फेडरल गवर्नमेंट कोई एज सच नहीं रोक रही। जितनी आखिरी बात मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो आइन शिकनी की बात की ना जी उन्होंने साइफर की, और ये कहते हैं ये आइन को रोंदना चाह रहे हैं। इन लोगों ने आइन को इन्होंने जिस तरह आइन को रोंदा, किसी ने नहीं रोंदा। इससे बड़े आइन को रोंदने की क्या मिसाल हो सकती है कि आप साइफर जैसे झूठ को इस्तेमाल करके, जिससे बाद में खुद बैक ट्रैक करके फवाद चौधरी साहब अब अमेरिका को पाकिस्तान की पॉलिसियां बता रहे हैं और उनसे कह रहे हैं यार हमें किसी तरह वापस ताकत में ले आए। इन लोगों ने साइफर जैसे झूठ को बुनियाद बना के पार्लियामेंट डिसॉल्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया। ये वैसे नाजरीन काफी एक इंटरेस्टिंग बहस है, लेकिन वील हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही था। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, आपके तमाम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।